खाना है दूसरा, उसका क्या बोलते हैं, खाने वाला है। तो सबसे पहला रिलेशनशिप है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, पहली हेडिंग डालेंगे प्रीडेशन। तो व्हाट इज प्रीडेशन? एग्जैक्टली बताना है डेफिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं इकोलॉजी में। ऐसा नहीं होता आप जनरलाइज करके कुछ भी आंसर दे दो। व्हाट इज प्रीडेशन? प्रीडेशन क्या होता है? बड़ा आपने सुना होगा प्रीडेशन, बड़ी सिंपल सी चीज है, बताइए व्हाट इज प्रीडेशन? अरे नोट करो। व्हेन अ एनिमल when an animal when an animal is more powerful and bigger, when animal is more powerful and bigger in comparison to another animal, full stop. The bigger one, but the bigger one eat the part or complete body. The bigger one eats the part or complete body of a smaller one for its food. Full stop. In most of situation, the smaller one, So in most में क्या होता है? in most of the situation, the smaller one die. Example, deer and loin. Deer and loin. अब प्रीडेशन का देखो बेनिफिट क्या है। इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में हर चीज का अपना एक क्या है कि एक बेनिफिट है। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी जगह पे मछलियां मारना प्रोहिबिटेड होता है, आप नहीं मार सकते हो। जितने भी ये क्या बोलते हैं गुरुद्वारे में जितने भी तालाब बने होते हैं, आप किसी मछली नहीं मार सकते हो। बहुत सारी ऐसी लेक्स है जहाँ पे आप मछलियां नहीं मार सकते हैं। तो आप वहां पे जाओगे तो आप देखोगे मछलियों की पॉपुलेशन, आप कहीं पे दाना डालते हो ओवर क्राउडेड है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई वो थोड़े समय बाद मरने लगेंगी, है ना, और मर मर के सड़ने लगेंगी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक क्या, दिस इज अनबैलेंस सिचुएशन। अगर वहीं पर मछलियों को खाने वाला कोई एनिमल होता तो मछलियों को खाता और पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता। इसलिए प्रीडेशन जरूरी है। तो प्रीडेशन क्या करता है? प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करके रखती है। फ्रॉग अगर टिड्डों को ना खाए तो टिड्डों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो प्लांट्स को हार्म हार्म पहुंचाने लगेंगे और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। नोट करिए, प्रीडेटर, नेक्स्ट पॉइंट है प्रीडेटर कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। Predator keeps prey population under control. Next point. Predation also help in maintaining predation also help in maintaining species diversity. Species diversity in a community. By reducing the intensity of
competition among competing prey species। तो ये क्या करती है, ये डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है, तो ये डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है। जिशान अपना माइक ऑफ करो। among तुम पहले क्वेश्चन पूछ के माइक ऑफ कर दिया करो, पहली बात तो ये डिस्टर्बेंस आता है। पूछो क्वेश्चन, क्या पूछे थे? मैं competing रिपीट कर देता हूँ, नोट करो। प्रेडेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी by reducing intensity of competition among competing prey species। देखो क्या होता है कि प्रे जो होती हैं, सपोज दैट कि डियर रहते हैं, दूसरे भी हर्बीवोर्स रहते हैं। अगर डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, तो वो दूसरे जो हर्बीवोर्स हैं उनको वहां से भगा देंगे। उनकी इतनी मेजॉरिटी हो जाएगी कि दूसरों को भगा देंगे, जिससे क्या होगा, वहां पे डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। अगर इसीलिए अगर लॉयन रहेगा तो वो डियर की पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखेगा, और इतनी पॉपुलेशन नहीं हो पाएगी कि बाकी सबको भगा दें और बाकी सबको डोमिनेट करें और उस एरिया में बाकी पॉपुलेशन को कम कर दें। तो इस तरह से प्रीडेटर जो होते हैं ये डाइवर्सिटी को भी कम करके कंट्रोल करके रखते हैं, मेंटेन करके। ठीक है, अब देखो, जो प्रे होता है वो प्रीडेशन से कंट्रोल कैसे करता है, मतलब कैसे उससे बचने की कोशिश करता है, तो नोट करेंगे। प्रे प्रे use protection against predator। prey use protection prey use protection against predator by camouflaged thorn, produces poison, है ना, produces poison, ठीक है, इट्स एक्स्ट्रा, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, सेकंड है कंपटीशन। देखो कंपटीशन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कंपटीशन होता है किसके बीच में, इंट्रा स्पेसिफिक एक तो होता है ना, एक ही स्पीसीज के अंदर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इनमें एक खासियत हो सकती है, दे मे हैव सिमिलर फूड। अगर दोनों का खाना यही है, जैसे कि गोट और डियर दोनों का खाना ही एक है ना, तो उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। दे मे शेयर सेम हैबिटेट, तो स्पेस के लिए हो सकता है। लाल मुंह वाला बंदर और काले मुंह वाला बंदर दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते, दोनों का फूड भी सेम है, दोनों का एक दूसरे का ये क्या बोलते हैं, स्पेस हैबिटेट भी सेम है, दोनों में कंपटीशन जबरदस्त होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर भी कंपटीशन कई बार होता है, किसी के लिए सेम सेम चीज के लिए, फूड के लिए मेनली इसी के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दे आर नॉट क्लोजली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। कैसे? अब अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में इस तरह से हो सकता है कि जैसे आप देखेंगे कि एक एग्जांपल है फ्लेमिंगो और दूसरी वहां पे पाई जाने वाली जो फिशेस हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंगो और ये अमेरिका में फ्लेमिंगो एक बर्ड होती है, ये जू प्लैंक्टन को खाती है, और फिशेस दोनों का फूड सेम है, जू प्लैंक्टन
इज फूड ऑफ बोथ, दोनों का फूड एक ही है, जू प्लैंक्टन। तो फिशेस और फ्लेमिंगो का दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, दे आर अनरिलेटेड स्पीसीज, लेकिन दोनों की फूड सिमिलर होने की वजह से दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो सकता है, नॉर्मली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में, बट देयर में भी, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते। आप सोचिए इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि कंपटीशन में बी बिटवीन इंट्रा स्पेसिफिक, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, अनरिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, ऑल ऑफ अबव, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हो। इकोलॉजी के, इकोलॉजी में टॉपिक्स टफ नहीं होते, इकोलॉजी के क्वेश्चन टफ होते हैं। आप देखिएगा नीट में, दे आर रियली टफ क्वेश्चंस, और आप कंफ्यूज बहुत होंगे कि ये सही है या ये भी सही है। अब इसको नोट कर लीजिए इसी बात को। कंपटीशन इज द स्ट्रगल बिटवीन स्पीसीज। कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन इज द स्ट्रगल बिटवीन स्पीसीज for limited resources, for limited resources. Generally it takes place between, generally it takes place between closely related species. Generally it takes place between closely related species. कोरिलेटेड अनरिलेटेड स्पीशीज में डिफरेंस। अच्छा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या हो गई ना, कि जो एक ही जैसी स्पीशीज है। देखो जैसे मैंने बताया कि लाल मुंह वाला बंदर, काले मुंह वाला बंदर, दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, ठीक है। दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, दोनों मतलब एक ही जीनस के मेंबर है ना। तो वो क्लोजली क्लो और अनरिलेटेड स्पीशीज क्या हो गई? शेर और गाय, दोनों की स्पीशीज बिल्कुल अलग अलग है ना। ये चीज है, जैसे कि म्यूल और ये क्या बोलते हैं, हॉर्सेस, ये क्लोजली, दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बहुत सारी सिमिलरिटी आपस में रखते हैं। जैसे टाइगर और लॉयन, दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, लेकिन टाइगर और लॉयन दोनों कैट फैमिली के मेंबर हैं, दोनों की फैमिली एक ही है, दोनों फिलिडेई के मेंबर हैं। वैसे ही अगर उनको आप शेयर करेंगे कैट और ये डॉग को, है ना, दोनों फिलिडेई के कैट और सॉरी ये कैट, लेपर्ड और लॉयन, ये सब एक ही स्पीसीज के, ये जीनस के मेंबर हैं, बट इनकी स्पीसीज अलग अलग है। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, बहुत सारी सिमिलरिटी वो शेयर करती हैं। लेकिन अनरिलेटेड स्पीसीज आप अगर उसको कंपेयर करेंगे भालू के साथ, बियर के साथ, है ना, तो बियर कैट फैमिली का मेंबर नहीं है, बियर एक अलग फैमिली का मेंबर है। तो अब बियर क्या है, उसका हैबिटेट अलग है, उसका फीडिंग पैटर्न अलग है, सब, तो वो दे आर अनरिलेटेड स्पीसीज। ये फर्क है, समझ में आया? काउ और डियर, नहीं, काउ और डियर दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दे आर अनरिलेटेड स्पीसीज, बट दे शेयर सेम काइंड ऑफ फूड, है ना। जैसे कि हमने अभी देखा ना कि फ्लेमिंगो एंड फिशेस, दे आर अनरिलेटेड स्पीसीज, बट दे शेयर सेम काइंड ऑफ फूड। तो वहां पे फूडिंग, इनका बिहेवियर सेम हो गया। जैसे वाइल्ड बीस्ट और डियर दोनों अलग अलग स्पीसीज है ना। डियर एक अलग स्पीसीज का, वाइल्ड बीस्ट अलग स्पीसीज का है। वाइल्ड बीस्ट बोवाइन है, डियर एक अलग स्पीसीज का है, लेकिन दोनों की स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, दोनों घास चरते हैं। तो आप दैट विल बी द कंपटीशन फॉर फूड बिटवीन टू अनरिलेटेड स्पीसीज, ये कहेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो नोट कीजिए, कंपटीशन जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन
closely related species, but sometimes दोबारा रिपीट करना सर। competition generally takes place between closely related species, but sometimes it takes place between unrelated species if they share same type of food or similar habitat. Full stop. Example: American lake visiting flamingo. American lake visiting flamingo. American lake visiting flamingo and resident fishes compete for common food, zooplankton. This is the competition between unrelated species. Next point. In general, herbivores, next point here. In general, herbivores and plant, in general, herbivores and plant remains more affected by it than carnivores. तो कंपटीशन का हर्बीवोर में ज्यादा इफेक्ट रहता है, कार्निवोर पे इतना इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है। अब देखो, एक ये इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक प्रिंसिपल है गॉस का, GAUSES, गॉस, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस का कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है कि सिंपल सी बात है, अगर किसी हैबिटेट में दो स्पीसीज हैं जिनका फूड या जिनकी हैबिटेट शेयरिंग सेम है, तो ये मान लीजिए कि जो पावरफुल होगी वो दूसरी वाली जो वीकर स्पीसीज होगी उसको वहां से एक्सक्लूड कर देगी, हटा देगी। ठीक है, दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंपटीशन में अगर सेम टाइप का फूड शेयरिंग है, सेम टाइप की स्पेस शेयरिंग है, तो जो पावरफुल स्पीसीज होगी वो इंफीरियर स्पीसीज को वहां से पर्टिकुलर हैबिटेट से रिमूव कर देगी। यही है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नोट करेंगे, इट स्टेट्स दैट
two closely related species, it states that two closely related species cannot share two closely related species cannot share the same resources. They cannot, full stop, they cannot coexist indefinitely. They cannot coexist indefinitely. The inferior one will be eliminated by Yes, sir. the inferior one will be eliminated by the inferior one will be eliminated by the superior one. Inferior one will be eliminated by the superior one. तो जो भी inferior स्पीसीज होगी उसको सुपीरियर स्पीसीज एलिमिनेट कर देगी, है ना। यही गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। अब थर्ड क्या है, पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म क्या होता है, तो देखो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासिटिज्म में दो ही चीज होती है, एक होस्ट और दूसरा क्या होता है, पैरासाइट। ठीक है, होस्ट और पैरासाइट दोनों ही लिविंग होते हैं। पैरासाइट क्या करता है, होस्ट से या तो ये न्यूट्रिशन लेगा और या ये भी हो सकता है कि शेल्टर ले, है ना, शेल्टर भी ले सकता है, बट नॉर्मली दे आर रिलेटेड विद फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, और तो मुझे आप ये बताओ कि प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, कौन बताएगा, बोलो भाई। सर प्रेडेशन में जो बिगर एनिमल होता है वो स्मॉलर वन को खा जाता है, तो सर वहां तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता ना सेकंड। लेकिन सर पैरासिटिज्म में ये होता है कि दोनों ही लिविंग रहते हैं। ओके, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी ही बात है, बिल्कुल आपने सही बताया। तो एक में क्या होता है ना कि देखो प्रेडेशन में हमेशा एक एनिमल दूसरे को खत्म ही कर देता है, ठीक है, और फूड के लिए, है ना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, लेकिन जो पैरासिटिज्म होता है ना, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासाइट का इंटेंशन नहीं होता कि होस्ट को मार दिया जाए, वो अपना काम करता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। मच्छर का इंटेंशन कभी नहीं होता कि इस आदमी को मलेरिया फैला दिया जाए और ये मर जाए, ठीक है। मच्छर तो अपना खून पीना चाहता है ना, आपका खून पीना चाहता है, राइट। तो वो अपनी साइकिल चलाने के लिए अपना आपका खून पीना चाहता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उससे मलेरिया हो जाता है। तो कभी भी पैरासाइट नहीं चाहता कि उसका होस्ट मर जाए, क्योंकि होस्ट मर जाएगा तो खाएगा इसे, ठीक है। लेकिन प्रेडेशन में क्या होता है कि होस्ट ऑलमोस्ट जो ये होता है, प्रेडेटर होता है, वो होस्ट को मार ही देता है ऑलमोस्ट। नोट करिए, व्हेन अ स्मॉल एनिमल, व्हेन एनिमल मत लिखो, व्हेन अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म remains in contact with a larger one, remains in contact with the larger one and get its nutrition and get its nutrition, this is called parasitism.
In this process, host do not die. In this process, host do not die immediately, do not die immediately due to parasite. ठीक है, next point. The life cycle of such parasite, the life cycle of such parasite the life cycle of such parasite often complex and involving one or more intermediate host. One or more intermediate host. Full stop. ह्यूमन लिवर फ्लूक ना, ह्यूमंस में पाया था ना, लिवर फ्लूक पढ़ा हम लोगों ने 11th में पढ़ा था ना, लिवर फ्लूक. ह्यूमन लिवर फ्लूक depends on two intermediate hosts. Human liver fluke depends on two intermediate hosts, a snail and a fish. Sorry, a snail and a fish. To complete its life cycle. To complete its life cycle. Next, they may be ectoparasite. ectoparasite ये बॉडी के बाहर रहते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी. और तो एक्टोपैरासाइट कौन होते हैं? कसकटा, है ना, लाइसेस, टिक्स, etc. और they may be एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम, अमीबा, लिवर फ्लूक, है ना. ठीक है. एक इसी में पैरासिटिज्म में है, there is one specific type of the parasitism that is called brood parasitism. कोई बता सकता है क्या? बड़ी एक्सक्लूसिव टाइप का पैरासिटिज्म है, दिस इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म. कैन समवन टेल? नहीं,
इसका एग्जांपल कुकू, कोयल है। तो कुकू, ठीक है, तो कुकू जो होती है, कोयल होती है, तो कुकू क्या करती है कि ये अपने अंडे को क्रो के, है ना, सो इट ले एग ऑन द नेस्ट ऑफ क्रो, है ना, और क्रो को पता नहीं चलता, तो वो अपने अंडे समझ के उसको वो करता रहता है, प्रोटेक्ट करता रहता है, और बाद में जब वो बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि ये कोयल के थे। तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, उसको बेवकूफ बना के अपना काम निकाल लेती। दिस इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। समझ गए? नोट कर लो। द बेस्ट एग्जांपल इज कुकू। Which lays egg in the nest of crow, which lays egg in the nest of crow, full stop. Crow is unable to discriminate between its own and cuckoo's egg. ठीक है भाई, सो ये हमारी हो गई ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट है कॉमेंसलिज्म, है ना, तो ये होगा नेक्स्ट इज कॉमेंसलिज्म। क्या होता है कॉमेंसलिज्म? देखो, कॉमेंसलिज्म क्या होता है कि एक का तो बेनिफिट होता है, दूसरे का ना कोई बेनिफिट होता है ना कोई नुकसान होता है। दिस इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म, है ना। तो आपने एक प्लांट सुना होगा ऑर्किड। ऑर्किड जानते हो कैसा प्लांट होता है? ऑर्किड, कुछ खासियत है ऑर्किड की? बताओ भाई। आयशा बोलो। सर नहीं पता। रेयान बताओ। ऑर्किड नहीं पता? अरे ये तो पता होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड इन दिस ईयर ओनली, नॉट मतलब 4 और 5 मंथ बैक, मैं एक होटल में रुका और मैंने एक, उसने होटल वाले ने बहुत सारे प्लांट लगा रखे थे। मैंने एक प्लांट देखा और मैंने मैनेजर से पूछा कि इसका मालिक या तो बायोलॉजी का प्रोफेसर होगा या टीचर होगा, कौन है? तो बोला सर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है बॉटनी के। ठीक है, मुझे कैसे पता लगा? मुझे ऐसे पता लगा कि मैंने एक ट्री देखा, उसने ट्री लगा रखा था और उसके ऊपर एक ऑर्किड लगा रखा था, और मुझे पता था कि ऑर्किड नॉर्मली लोगों को पता नहीं, और ऑर्किड जो आदमी ढूंढ करके लाया होगा, ऑर्किड मेघालय में पाए जाते हैं, ऑर्किड तो यहाँ पाए नहीं जाते, लोगों ने देखे नहीं होंगे, रेयरली लोगों ने देखे होंगे। और मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ऑर्किड देखा था, सिर्फ उसको स्पेसिमेन के फॉर्म में देखा हुआ था। सो ऑर्किड क्या होता है कि वो मैंगो की ट्री के ऊपर, है ना, कुछ प्लांट होते हैं, वो प्लांट उगाते हैं, है ना। तो मैंगो की ट्री के ऊपर वो प्लांट उगाते हैं, और उग करके वो क्या करते हैं, इससे किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। दे आर एक्चुअली ग्रीन प्लांट, है ना। तो ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिर्फ प्लांट का यूज क्या करते हैं, प्लांट का यूज ये यूज करते हैं, प्लांट इज यूज एज हैबिटेट, रहने के लिए, है ना, अपना प्रोटेक्शन करने के लिए। इनमें इनमें एक और खासियत होती है, इनकी लंबी लंबी नीचे की तरफ ब्राउन कलर की जड़ें होती हैं, है ना। तो जो जड़ें होती हैं ब्राउन कलर की, इनमें क्या होता है कि ये जड़ें ऐसी होती हैं, ऐसी,
तो जड़ों में ऊपर की तरफ मैं आपको बता ही देता हूँ इसकी खासियत क्या होती है। यहाँ पे ये तो इसका हो गया वैस्कुलर टिश्यू, है ना? और वैस्कुलर टिश्यू में यहाँ पे ये जो लेयर है, ये वाली, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ डेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की जो लेयर होती है, ये क्या करती है? इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइग्रोस्कोपिक रूट किसमें पाई जाती है, मैंने आपको बताया था हाइग्रो का मतलब ये होता है हाइग्रोस्कोपिक रूट। तो हाइग्रोस्कोपिक जो रूट होती है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक रूट इसी में पाई जाती हैं। ये एटमॉस्फेयर से, इनको पानी ना प्लांट से चाहिए ना बाहर से, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट को वाटर प्रोवाइड करते हैं। और ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जिसका बना होता है टिश्यू, इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। जो क्वेश्चन है वो ये है भाई साहब, वेलामेंट टिश्यू। तो वेलामेंट टिश्यू जो होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कहां पाया जाता है? ऑर्किड की एरियल रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज हाइग्रोस्कोपिक, ये ऑर्किड की पिक्यूलिटी है। तो मैंगो का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऑर्किड को अपने लिए शेल्टर मिल जाती है। दिस काइंड ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। क्लियर है? समझ आया? यस सर। यस। ओके। तो भाई साहब ये जो कहानी मैंने लिखवाई, इसको साइड में कहीं पे लिख लो। दिस इज क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाइग्रोस्कोपिक वेलामेंट टिश्यू स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये रूट्स, ठीक है। ये कहीं कोने में नोट करो, फिर मैं आपको दिखाता हूं व्हाट इज कॉमेंसलिज्म। सर पैरेन्काइमा के नीचे क्या लिखा है? पैर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये मॉइस्चर फ्रॉम एयर, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है, डन। चलो नोट करो। Commensalism is a relationship in which a species get benefited, but another one is neither benefited nor gets harm. Neither benefited nor get harm. For example, सर नॉट गेट तो क्या बताया सर? nor get harmed, HARMD, harmed. For example, orchid growing on mango plant। एक और एग्जांपल है, clownfish lives in sea
सी एनिमोन एक तरह का सिलेंट्रेट है, इसके अंदर क्लाउन फिश रहती है, जिससे कि सी एनिमोन उसको खाता नहीं है, लेकिन क्लाउन फिश जो होती है उसको फायदा रहता है, क्योंकि क्लाउन फिश पे कोई अटैक करता है तो सी एनिमोन उस पर टेंटिकल मार देता है। तो सी एनिमोन को ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। Yes. नेक्स्ट वन दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म इसी को हम लोग भाई लोगों बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप सबको पता ही होगा, यही आप जानते ही होंगे। इनफैक्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सबको पता होगा, पता है ना? Yes, sir. ये इसी को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, है ना? सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म, है ना? और नोट करो, दिस इज द रिलेशनशिप where both of species get benefited, where both of the species दोबारा get, बताना। this is the relationship where both of the species get benefited, both of the species get benefited and none is harmed. None is harmed. For example, lichen. Lichen is a relationship between fungi and lichen is a relationship between fungi and algae. ठीक है, और क्या है? माइकोराइजा। माइकोराइजा पता है ना भाई लोगों? पता माइकोराइजा? नहीं पता? जल्दी बताओ, माइकोराइजा पता नहीं पता? Yes, sir. पता है। पता है जीशान, तुमको पता है? सर लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में। सर नहीं पता तुमको? सर लेग्यूमिनस। अयान, फाकिया, रेयान, दूसरी वाली ऐसा। सर जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में जो नहीं एसोसिएशन ऐसा, बनता है। नो नो नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट ट्रू। आस पास होते ना, एक एक घूसा मारता तुम लोगों के हैं। नीट का एग्जाम दे रहे हो, माइकोराइजा ने बताया? अच्छा, रेयान जिम्नोस्पर्म पढ़ा है? अयान मैं एग्जाम वो दे रहा हूं, ये जिम्नोस्पर्म में साइकस की रूट में पाए जाते हैं। चलो अब आप बता दो। नॉट इन कोरोलॉइड रूट, साइकस रूट। जल्दी बताओ। अरे मूर्खो, पढ़ाई करो ढंग से, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर। ऐसे 350 नंबर आएंगे बायोलॉजी में, नीट में, ऐसे लाओगे? पढ़ाई करो ढंग से। 12th का तो किसी का क्वेश्चन गलत हुआ ना तो समझे रहना। माइकोराइजा क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म की रूट, दे आर नॉट एफिशिएंट टू एब्जॉर्ब वाटर, so what happens actually, fungi make a network and mental like condition around it. So what fungi do, fungi gives it absorb mineral and water for
the roots of Cycas or Pinus. In response to this service, they get back the food from the Pinus root. That is the symbiotic relationship between a fungus and the roots of gymnosperm. Is it clear? Yes, समझ sir. आया भैया लोगों? माइकोराइजा एक बार बताओ सर। ये तुम जिशान शंख पुष्पी जानते हो? बोलो हाँ कि ना। जानते नहीं जानते हो? जिशान यस सर। शंख पुष्पी नहीं जानते हो? समझ में नहीं आया सर। शंख पुष्पी एक सुना है क्या कभी? शंख पुष्पी नहीं सुना? नो सर। हम सुना है हमको। एक टॉनिक आती है, थोड़ा पिया करो, उससे मेमोरी बढ़ती है। ठीक है? हाँ सर। पास के मेडिकल स्टोर में पूछना, ये जरूर मिलेगी, है ना? आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसको पियो, बुद्धि थोड़ी बढ़ाओ, तुम मेमोरी तुम्हारी है। चलो ठीक। फिर से बता देते हूँ। माइकोराइजा क्या होता है? साइकस या पाइनस जितने जिम्नोस्पर्म हैं, इनकी रूट बहुत पावरफुल नहीं होती कि पानी को कहीं से भी एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए साइकस या पाइनस की रूट के चारों तरफ फंजाई का मेंटल जैसा एक नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है। ये फंजाई के लिए क्या करता है कि वाटर है ना? तो फंजाई क्या करता है? उसके लिए वो पानी एब्जॉर्ब कराता है, बदले में, है ना, बदले में ये साइकस इसको बदले में इसको खाना देते हैं। तो फंजाई को फूड मिल जाता है और साइकस को क्या मिल जाता है? या पाइनस को मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। तो दोनों का फायदा हो गया। दिस इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब समझ आया? माइकोराइजा बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को। क्लियर है? तो जिम्नोस्पर्म की रूट नोट कर लो। माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड फंजाई। हो गया भाई? नेक्स्ट है एक और रिलेशनशिप होता है, दैट इज न्यूट्रलिज्म। ये क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? आई श्योर ये नहीं सुना होगा। सर नहीं सुना। नहीं सुना ना? न्यूट्रलिज्म कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता है। इसमें दो लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे लेकिन हम इसको रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या बोलते हैं, न्यूट्रलिज्म एक रिलेशनशिप है, ये इकोलॉजी के एंगल से। तो जब दो स्पीसीज के बीच में आपस में कोई संबंध ही ना हो, मैंगो और लॉइन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, इसको न्यूट्रलिज्म बोलते हैं। नोट कर लो। When there is no relationship between two species, when there is, बोलो, no relationship, हाँ, when there is no relationship between two species, this is called neutralism. This is called neutralism.
नेक्स्ट है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म एमेंसिलिज्म नोट। देखो क्या होता है ना, तुम समझो एमेंसिलिज्म क्या है। एमेंसिलिज्म क्या होता है ना कि तुम्हारा किसी दूसरे से लेना देना नहीं है ना, लेकिन किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की गंदी आदतों से तुम्हें दिक्कत हो जाए, समझे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, दैट इज कॉल्ड एमेंसिलिज्म। समझ रहे हो ना, कि कोई आदमी है जो तुम्हारे घर के सामने कूड़ा फैला देता है, वो तुमसे दुश्मनी तो नहीं रखता है, लेकिन उसकी आदत ही ऐसी गंदी गंदा रहने की, और तुम्हें उस गंदगी से दिक्कत है, दैट इज कॉल्ड एमेंसिलिज्म। समझ गए ना, तो नोट करेंगे। व्हेन a species get affected by the activities of another species, when a species get affected by the activities of another species, but the another species does not get benefited, ठीक है। जैसे कि एक प्लांट, आपने फंगस सुना होगा, फंगस है, एक फंगस है, उसका नाम है पेनिसिलियम, नाम सुना है ना। यस सर। तो पेनिसिलियम से निकलता है क्या है, पेनिसिलिन निकलता है, ये प्रोड्यूस करता यस है सर। एंटीबायोटिक, और ये किसके लिए हार्मफुल है, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया। है ना। दोनों एक ही बात है ना। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि वो दूसरे को अपने साथ सामने ग्रो नहीं करने देना चाहते, वो ऐसे लोग होते हैं, एंटागोनिस्टिक लोग होते हैं, है ना, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना। थर्ड, प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन, when there is mutual relationship between two species, but sorry, when there is a, क्या लिखा, mutual relationship between two species, both get benefited, both get benefited, but both can survive independently, but both can survive independently, जैसे ह्यूमन एंड ह्यूमंस में रहने वाले बैक्टीरिया। ना बैक्टीरिया के बिना आदमी मरने वाला है, ना आदमी के बिना बैक्टीरिया मरने वाले हैं। इसमें दोनों अलग अलग भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअलिज्म में या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों एक साथ ही सरवाइव करेंगे, अलग अलग सरवाइव नहीं कर सकते। समझ में आया ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म में, इसमें प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म में, समझ में आया। दोनों में, यहां पे भी दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, वहां पे भी दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंच रहे हैं, यहां पे भी दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वहां पे भी दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन
वहां पर अगर लाइकेन से फंजाई और एल्गी अलग हो गए तो दोनों अलग अलग सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर अगर ह्यूमन और बैक्टीरिया अलग अलग हो गए दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। समझ आया भाई लोगों? यस। सो दिस चैप्टर इज ओवर। अब ये चैप्टर तो हो गया खत्म। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है आपके एग्जाम में? 15 सर। रुको भाई हम देख लेंगे राइट। The next chapter is एनवायरमेंटल इशू है ना? तो नहीं, कौन सा है? डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आ रहा है ना, है ना? यस सर। चैप्टर 15। मरा सा चैप्टर, उसमें कुछ है भी नहीं। अरे कुछ खत्म, शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है चैप्टर तो। इसमें एक्स टू इन सिटू कंजर्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, और ये एविल क्वाड्रेट ये इंपॉर्टेंट है बस। हाँ नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा। हाँ रेयान नेक्स्ट क्लास में ओवर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास नहीं तो 2 क्लास में ओवर हो जाएगा बोर्ड का सिलेबस तुम्हारा। वैसे तो बोर्ड से ज्यादा ही बस तुम्हें मान के चलो कि जनवरी में पूरा का पूरा नीट का भी सिलेबस तुम्हारा ओवर हो जाएगा जनवरी क्लासेस में, है ना? तो नेक्स्ट है भाई लोगों बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो पता तो होगा ही होगा बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन क्या चीज है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बता ही दो इसी बात पे। कौन बताएगा? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बोलो 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 बोलो। अरे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? नहीं? ध्यान क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? आयशा बोलो बेटा। ये सक्सेशन हट गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। अरे सिंपल है यार, पता नहीं क्या सिंपल है, इसमें कुछ है थोड़ा ना। तो मैं बात तो जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे यहाँ कितनी बायोडाइवर्सिटी, तो तुम्हें करना क्या होगा कि तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे मोहल्ले में जहां पर है, मैं मानता हूँ तुम्हारे मोहल्ले की बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकती है, किसी मोहल्ले की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर जगह की हो सकती है, किसी पूरे प्लांट और एनिमल का। हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा सही बताया आपने। डिफरेंट देखो प्लांट। ना ना, जितने टाइप के तुम्हारे मोहल्ले में जितने तरह के एनिमल पाए, मतलब ह्यूमंस एक टाइप का एनिमल है, डॉग एक टाइप का एनिमल है, तो जितने टाइप के एनिमल पाए जाएं और जितने टाइप के प्लांट पाए जाएं, तो प्लांट और एनिमल का उस पर्टिकुलर लोकेशन में प्लांट और एनिमल के टाइप्स के नंबर, कि 10 तरह के एनिमल है, 10 तरह के 12 तरह के प्लांट है, तो 22 वहां की बायोडाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आप अपने मोहल्ले की ले सकते हैं, अपने शहर की ले सकते हैं, पूरे स्टेट की ले सकते हैं, पूरे कंट्री की ले सकते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट की ले सकते हैं। ठीक है? स्पीसीज की बायोग्राफी, स्पीसीज की वैरायटी, स्पीसीज की वैरायटी, कितनी वैरायटी की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ये जरूरी नहीं तुम्हारे पास 100 प्लांट है, 100 समझना पड़ेगा, 100 प्लांट है तुम्हारे पास और 75 तरह के प्लांट है, और किसी आदमी के पास 1000 प्लांट है लेकिन उन प्लांट सिर्फ 20 तरह के प्लांट है, तो तुम्हारे पास प्लांट के नंबर्स कम है लेकिन तुम कहोगे हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। दूसरे वाले आदमी के पास प्लांट के नंबर ज्यादा है लेकिन तो बायोडाइवर्सिटी और प्लांट ज्यादा होना, एनिमल ज्यादा होना दोनों अलग चीज है। ठीक है?
जैसे इंडिया इज अ कंट्री वेयर लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड। अच्छा, एक और खास बात, इक्वेटर के आसपास के जो रीजन है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट होगी, टाइप्स ऑफ एनिमल, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहां पे अमेजन रेन फॉरेस्ट में। 90% तो हमें इंसेक्ट की स्पीसीज पता ही नहीं है ना, तो नोट कर लो। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर 15। एंड कंजर्वेशन। हाँ, मैंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ना, मैंने ये कहा कि किसी आदमी के पास, तुम्हारे घर में 100 प्लांट है, लेकिन 100 में से 75 अलग अलग टाइप के प्लांट हैं। कोई आदमी कहता है कि मेरे घर में 1000 प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन उसके पास टाइप जो है 20 टाइप के प्लांट है। मतलब रोज एक टाइप का प्लांट है, रोज एक तरह का प्लांट है ना। तो उसके पास 1000 प्लांट है, लेकिन उसके पास बायोडाइवर्सिटी कम है। तुम्हारे पास प्लांट के नंबर कम है, लेकिन तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कितने तरह के एनिमल्स और कितने तरह के प्लांट पाए जाते हैं किसी एरिया में। जितने टाइप पाए जाएंगे उतनी ही बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो नोट करेंगे। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय ए ई नोरसे। एक साइंटिस्ट थे ए ई नोरसे, एंड आर ई मैकमानस, आर ई मैकमानस, full stop. The term biodiversity was coined by, the term biodiversity was coined by, एक मिनट होल्ड करना भाई। ओके, तो इसको जो एक टर्म था तो नोट करेंगे। दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय, दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय, दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय वॉल्टर जी रोजन। दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय वॉल्टर जी रोजन। वॉल्टर जी रोजन, ठीक है, इन 1985। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी की दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। तो पहली डेफिनेशन है द रिचनेस इन वैरायटी, द रिचनेस इन वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, richness in variety and variability, richness in variety and variability
of species of all living organism, of species of all living organism in a living habitat, in a living habitat. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन IUCN की है, तो नोट करेंगे, द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, the totality of genes, species and ecosystem, genes, species and ecosystem in a region, is called, biodiversity. It may be of following type. अब बायोडाइवर्सिटी कितने तरह की हो सकती है? तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये वो डाइवर्सिटी है जिसमें हम वायरस तक को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम वायरस तक की डाइवर्सिटी बता सकते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे, इसमें एक ही स्पीसीज में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हो सकती है। In genetic diversity, even a single species may show high diversity over its नोट करो, in genetic diversity, even a single species may show high diversity over its distribution range, India has more than 50,000 genetically different species. India has more than 50,000 genetically different species of rice. Sorry, different strains, not species, sorry. Different strains of rice. ये फैक्ट के फॉर्म में पूछा जा चुका है, तो भारत में 50,000 अलग अलग जेनेटिकली टाइप के राइस पाए जाते हैं। दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। वैसे तो आप बोलोगे राइस की अगर स्पीसीज देखोगे तो स्पीसीज तो एक ही है, वैरायटी फिजिकली देखोगे तो 10-15 वैरायटी 20 वैरायटी राइस की मिल जाएंगी, लेकिन 50,000 टाइप की वैरायटी होती है जेनेटिकली। नेक्स्ट है, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी। Species diversity. This is the diversity of different type of species. This is the diversity of different type of species at particular
एरिया। थर्ड, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितने टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। जैसे थार का रेगिस्तान एक इकोसिस्टम है, लद्दाख अपने आप में एक इकोसिस्टम है, केरला का रेन फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश के प्लेन डेसिडुअस फॉरेस्ट वो इकोसिस्टम है। इस तरह के कितने टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। नोट करेंगे, द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, the diversity of ecosystem within a particular diversity of ecosystem within a particular geographical area like grassland, desert and rainforest is called ecological diversity. नोट करो, नोट, अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये IUCN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन में काम करता है। According to IUCN, in 2004, total number of plant and animal described so far is slightly more than 1.5 million. So far, it's slightly more than 1.5 million. नेक्स्ट पॉइंट नोट में, मोर देन, अब इसमें से 70% एनिमल है, प्लांट ज्यादा नहीं, एनिमल की वैरायटी ज्यादा है, तो नोट करेंगे, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज, more than 70% of all species recorded are 70% of all species recorded are animals, while plant including fungi, प्लांट सभी प्लांट को और फंजाई भी इसमें इंक्लूड कर दो, while plant including fungi do not contribute more than 22% of species. ठीक है, राइट? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे, और देखो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, वैसे चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ खास है नहीं, तो बोर्ड का सिलेबस आपका नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। चलिए बाय बाय।